मजदूर को किसान से लड़ा दो, माँ बाप को संतान से लड़ा दो। मजदूर को किसान से लड़ा दो, माँ बाप को संतान से लड़ा दो, अफसर को जवान से लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान से लड़ा दो और कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा दो। ये जो दुष्प्रचार इनका जारी है, ये जो दुष्प्रचार इनका जारी है, इनको वास्तविकता में यही बीमारी है। और ये मोदी नहीं मदारी है, और इनको झूठ बोलने की बीमारी है। और इनका पक्का इलाज करना हमारी वास्तविक जिम्मेदारी है। नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु शर्मा भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य और पंजाब तथा उत्तराखंड प्रदेश का प्रदेश प्रभारी। आप सभी के बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज 5 दिसंबर 2020 को देश का अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। हर बार उन्हें बुलाया जाता है और सिर्फ अपनी कह करके उनको भेज दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जिसका विरोध देश का किसान सड़कों पर आकर करने के लिए मजबूर हो गया? पिछले 8-9 दिन से भरी सर्दी में सड़क पर देश का अन्नदाता रह रहा है। साथियों, मेरी बात को कृपया करके ध्यान से, और ये आपकी और हमारी वास्तविक जिम्मेदारी बनती है कि आज जब आप अपनी रोटी खाएं, अपनी रोटी का निवाला तोड़ें, तो आपको पता लग जाए वास्तविकता में कि देश का अन्नदाता, जिसकी वजह से हम घर बैठ करके आराम से रोटी खा रहे हैं, वो आज सड़कों पर क्यों है और किस वजह से मजबूर है, क्यों उसे ये सब करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मैं अगर अपनी भाषा में इस कानून को अगर परिभाषित करूं तो 2 शब्द निकल कर आते हैं कि मंडी तोड़ो और एमएसपी छोड़ो। सबसे मुख्य मुद्दा यही है सरकार का कि वो मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहती है। वो एमएसपी पे कोई गारंटी किसानों को देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं इस कानून को मंडी तोड़ो और एमएसपी छोड़ो कानून बोलता हूं। अब इसमें क्या बुराइयां हैं वो भी आपसे जरूर साझा करूंगा, परंतु सरकार इस प्रोटेस्ट को, इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए तैयार बैठी है। ये प्रोटेस्ट को वो जोड़ रही है खालिस्तानियों से, देश के गद्दारों से और अनेक तरीके की भ्रांतियां फैला रही है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देश का अन्नदाता सड़कों पर है और ये अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए सड़कों पर है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस काले कानून में, इसको काले कानून क्यों कह रहा हूं मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। इस काले कानून में क्या बुराइयां हैं। सबसे पहला, जब इस बिल को जबरदस्ती कानून द्वारा बना दिया गया, तो पहला कानून, इसमें जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको एकदम से समाप्त कर दिया गया। अब साथियों, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम होता क्या था? होता था जिसमें दालें, आलू, प्याज, तिलहन, तेल, अन्य खाद्य सामग्री को एक व्यापारी जरूरत से ज्यादा सीमा पर से स्टोर नहीं कर सकता था, जो कि ये निश्चित करता था कि आप एक मात्रा तक ही किसी स्टॉक को अपने यहाँ पे, अपनी दुकान में, अपने गोदाम में स्टॉक कर सकते हैं। परंतु जब ये 3 काले कानून लेकर के सरकार आई, तो सबसे पहला प्रावधान इन्होंने यही कर दिया कि इसमें से जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आलू, प्याज, तिलहन, दालें या अन्य खाद्य तेल थे, वो सब समाप्त कर दिए इन्होंने। सबसे बड़ी विडंबना। दूसरा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन पे कोई लगाम नहीं होगी तो व्यापारी इनको अपने यहाँ पे जरूरत से ज्यादा स्टोर करता रहेगा। जब किसान अपनी फसल को बाजार में बेचने जाएगा तो उसे दाम नहीं मिलेगा, और जब व्यापारी अपना माल बेचेगा तो वो मुंह मांगे दाम मांगेगा। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में क्या है कि अगर किसान और बिजनेसमैन के बीच में कोई मतभेद होते हैं, किसी भी प्रकार के कोई मतभेद होते हैं, तो उसको, किसान को अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अब मैं इसको आपको एक सरल तरीके से समझाता हूं कि एक कंपनी ने एक किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया कि किसान अपना आलू उगाएगा और कंपनी को हर साल बेचता रहेगा। मान लीजिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम किसान का आलू ले लेंगे, और उसको पहले वर्ष
जब वो मार्केट में उसको बेचने के लिए आया तब 10 रुपए कीमत थी हमारे आलू की। पर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है, किसान तो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है। अब किसान कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है, बाजार में भली 10 रुपए कीमत है, पर कंपनी तो उसे दिखाएगी कि भाई तूने 6 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुझे 6 रुपए में ही मुझे बेचना पड़ेगा। परंतु उससे अगले साल अगर किसान मार्केट में बेचने जाता है और उस आलू का दाम मार्केट में 4 रुपए होता है, तब कंपनी कहेगी मार्केट में इस आलू का दाम 4 रुपए है, तुझे 4 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो वो बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 6 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर कंपनी क्या बोलेगी, भाई हम तो ले नहीं रहे तेरा माल, तुझे जहां बिकता हो वहां बेच दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने हितों की रक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कानून जो कॉन्ट्रैक्ट किया किसान ने उसको लेकर के वो न्यायालय भी नहीं जा सकता, उसके पास इतना भी अधिकार सरकार ने नहीं छोड़ा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय चला जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मंडियों को समाप्त करना चाहती है ये सरकार। अब किसान मंडियों में अगर सामान बेचने जाएगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, और मंडी के बाहर कोई सामान खरीद ले कैसे भी ले जाए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आने वाले साल में क्या होगा, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो स्टोर बना लेंगे, बाहर आके सामान आराम से खरीदेंगे, धीरे धीरे करके मंडियों में जाना लोग छोड़ देंगे, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। साथियों ये समझिए आप इस चीज, सरकार सोची समझी साजिश से अपने जो व्यापारी दोस्त हैं उनको फायदा उठाने के लिए पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रही है। पहले आपने जमाखोरी के लिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको खत्म कर दिया ताकि जितना मर्जी जमा करो साहब, आप अपने पास जमा कर सकते हो और जमा करके फिर मनमाने दाम पे आप बेचो, किसान से औने पौने दाम पे खरीदो और जनता को मारते रहो। अब कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग अगर आपने कर ली तो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आप कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के हिसाब से पैसा दो, अगर मार्केट में कम पैसा है फसल का तो आप मार्केट के हिसाब से दो। और किसान जा नहीं सकता न्यायालय, आपने उसके वहां पे भी हाथ बांध दिए, मंडियों को आपने समाप्त कर दिया, एमएसपी के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया इस कानून में। एमएसपी को लेकर के एक कानून बना देते सरकार कि भाई अगर एमएसपी से नीचे कोई पैसा देता है, किसान की फसल को खरीदता है तो उसको जेल होगी, उस पर देशद्रोह का केस चलेगा। आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो ये लोकतांत्रिक तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के साथ अपने तन मन धन से साथ में खड़ा रहे। मेरा आपसे आग्रह है पूरे देशवासियों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ए साडा किसान, पंजाबी भी इसलिए गल कर रहा हूं, पंजाब से नाता रहता है, ये साडा किसान, ये साडे वास्ते सड़कों ते हैगा। ये साडी जिम्मेदारी बनती है कि जदों साडा अन्नदाता साडे वास्ते सड़कां ते है तो हम भी उसका बढ़ चढ़ के साथ दें। आप अगर प्रदर्शन करने नहीं जा सकते, आप जहां पर भी हैं, जिस माध्यम से भी, सोशल मीडिया माध्यम से, जिस किसी माध्यम से भी आप जा सकते हैं, उस माध्यम से किसानों का सपोर्ट कीजिए, उनको आपकी जरूरत है। और इस सरकार को पूरा देश जब सामने आ खड़ा होगा झुकना ही पड़ेगा। और आने वाली 8 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसका पूर्णतः समर्थन करती है। सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। भारत की जनता की बात, भारत के अन्नदाता की बात को मानना पड़ेगा, भारत के किसान की बात को मानना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब जाग उठो कमर कसो, अब जाग उठो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया और घेरी आवाज लगाती है। आज दुनिया हमें देख रही है, अगर आज हम अपने किसानों के साथ, अपने अन्नदाता के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि जब हमारा किसान, हमारा अन्नदाता सड़कों पर था, हम घर में बैठ के क्या कर रहे थे, हम घर में बैठ के भी उनका साथ नहीं दे पाए। ये सरकार हमें डरा जरूर सकती है पर हमने डरना नहीं है साथियों, हमने चलते रहना है। और उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इस प्रोटेस्ट में अधिक से अधिक अपना साथ निभाना है किसानों का। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, घर पे बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरीके के माध्यम से इसको प्लीज प्रचार कीजिए, किसानों का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।